Good morning, students. Razul here. Today we will start a new chapter of class 8, that is chapter number 5, and the name of the chapter is Coal and Petroleum. In this chapter, we will discuss some topics, that is, first is natural resources. Natural resources two types के हैं, exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. Next हम पढ़ेंगे fossil fuels के बारे में. Fossil fuels में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉल के बारे में. कॉल में हम डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स स्टडी करेंगे. जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉल, सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल. इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल में 3 टाइप्स आ जाते हैं इसके, कॉक, कोल तार और कोल गैस. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस. नेक्स्ट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन, मीन्स ज़्यादा यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. judicious uses of energy, conservation of energy and recycling of paper. So ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let's start now. We use various materials to fulfill our basic requirements. Some of these are found in nature while a lot of are man-made. मीन्स डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स में. ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ जो हैं वो मैन मेड होते हैं. वी यूज़ एयर टू ब्रीथ, वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक एंड फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज़. बोथ एयर एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज. पता ही है हमें, एयर और वाटर नेचुरल रिसोर्सेज हैं. बट थिंग्स लाइक पेपर, क्लोथ, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर क्लासिफाइड एज नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. नेचुरल कौन से हैं? So on the basis of their availability, various natural resources can be broadly divided into 2 categories: exhaustible and inexhaustible. Exhaustible natural resources. What are exhaustible? The natural resources which can be exhausted as a result of human consumption are called exhaustible natural resources. मतलब for example coal, petroleum, water, forest, mineral, natural gas etc. ये सभी क्या है, exhaustible natural resources. और कुछ inexhaustible natural resources हैं, the natural resources which are not likely to be exhausted due to human activities and are present in unlimited quantities. वो कौन से होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर एंड सनलाइट, ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल. मीन्स क्या है कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. ठीक है, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. जैसे कोल, पेट्रोलियम, वाटर है, ठीक है, वाटर फॉर कंजप्शन, फॉरेस्ट, मिनरल, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. और इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो जिनको हम जितना मर्जी यूज़ कर लें वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. जैसे एयर है, सनलाइट है, सोलर एनर्जी है. ठीक है, तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरली ऑकरिंग carbon containing materials which when burnt in air or oxygen produce heat energy. मीन्स क्या है कि ये भी होते तो नेचुरल ही हैं फॉसिल फ्यूल्स भी. ठीक है, और ये कौन से मटेरियल होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मटेरियल होते हैं. ठीक है, जो कि बर्न कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीट एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं. दे कैन बी डिफाइंड एज द मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन ऑकरिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. Fossil fuels are formed in nature by the decomposition of plants and animals which got buried under the earth due to geological changes that occurred millions of years ago. These are obtained from the earth either by digging or drilling holes into it. Fossil fuels are non-renewable energy resources. अब देखो ये फॉसिल फ्यूल्स बने कैसे हैं, ये नेचुरली बने हैं. जब मिलियंस ईयर्स एगो क्या था, जो हमारी अर्थ थी वहाँ पे सारा मतलब हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थी. ठीक है, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे. तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स मर गए, डेड हो गए, और धीरे 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 करके उनके ऊपर वो दबते गए नीचे. ठीक है, उनके ऊपर लेयर्स बनती गई सॉइल की. तो कुछ डीकम्पोजिशन से, ठीक है, और सनलाइट से
चेंजेस होने की वजह से जो जियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं तो उनकी वजह से वो क्या बन गए, फॉसिल फ्यूल्स। और उनको फॉसिल फ्यूल्स को फिर हम निकाल सकते हैं विद डिगिंग, बाय डिगिंग और ड्रिलिंग होल्स इनटू सॉइल, इनटू ग्राउंड। ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। क्यों है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ठीक है, बहुत बहुत साल लगे इसको बनने के लिए। देयर रिजर्वर्स आर बीइंग डिप्लीटेड मच फास्टर देन देयर फॉर्मेशन। मतलब उनकी जो मतलब यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसकी वजह से इसमें कमी हो रही है, क्योंकि फॉर्मेशन तो इनकी बन नहीं सकती है अभी। ठीक है, तो कम ही होते जा रहे हैं ये। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये फॉसिल फ्यूल्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इनको, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स में आ जाते हैं कोल, लिक्विड फ्यूल्स में पेट्रोलियम, हैवी ऑयल और बिटुमिनस, एंड गैसेस फ्यूल्स की अगर बात करें तो नेचुरल गैस। सो फर्स्ट हम करेंगे डिस्कस कोल के बारे में। So coal, that is solid fuel. Coal is a complex mixture of carbon, hydrogen and oxygen compounds with some percentage of nitrogen, sulfur and phosphorus. It is found deep under the surface of the earth, from where it is obtained by digging. Formation of coal, कैसे बना coal? देखो, coal was formed from the dead remains of trees, ferns and other plants that lived 300 to 400 million years ago. In some areas of eastern United States, coal was formed from the swamps covered by seawater. It is believed that dead plants were covered by rocks and soil and were decomposed by bacteria. मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था, फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, देखो फॉसिल फ्यूल्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जो हमारे लैंड के नीचे दब गए थे वो भी, और सी वाटर के नीचे थे वो भी। ठीक है, और नेचुरल गैस भी, सभी आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। पर जो कोल है वो जनरली वो लैंड के ऊपर बने थे। ठीक है, सो रॉक्स और सॉइल से वो बरीड हो गए थे और धीरे धीरे वो डीकम्पोज होने लग गए थे बैक्टीरिया से। न्यू प्लांट्स ग्रू इन द सॉइल एंड दे टू गॉट बरीड अंडर द सॉइल एंड रॉक्स। वॉल्केनिक eruptions and earthquakes destroyed forest which also got buried under the surface of the earth and got covered with sand, clay and water. Over the years, these remains went deeper and deeper, and due to high temperature and high pressure inside the earth and in the absence of air, they got converted into coal. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ कुछ साल बाद वहाँ पे न्यू प्लांट्स होते गए, फिर बरीड हो गए, फिर न्यू प्लांट्स हो गए, फिर बरीड हो गए, ऐसे कर करके एयर की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये सभी क्या थे, डीपर और डीपर चले गए। ठीक है, नीचे नीचे दबते गए और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गए कोल में। द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। वुड का कोल में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, होने को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। द volatile substances were driven off while the carbon content of the dead and decayed plants matter grew. Carbonization is a very slow process and may have taken thousands of years to convert decayed plant matter into coal. Coal is mainly carbon. Coal एक कार्बन ही है, as plants contain carbon compounds. ठीक है, प्लांट्स में भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बट द कार्बन कंटेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज, कोल के अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग कार्बन के कंटेंट होते हैं। किसी में ज़्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की, किसी में कम होती है। अब जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, देखो क्या हुआ, स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे, ठीक है, ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू अराउंड 300 मिलियन ईयर्स एगो कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब 300 मिलियन ईयर्स पहले इस टाइप से था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बरीड होता गया, तो बरीड जब हुआ तो वेजिटेशन डाइज, खत्म होगी वेजिटेशन, एंड फॉर्म्स पीट, तो वो नीचे दब गया, तो उससे क्या बन गया, पीट बन गया। ठीक है, द पीट इज कंप्रेस्ड बिटवीन द सेडिमेंट लेयर्स टू फॉर्म लिग्नाइट। अब क्या हुआ कि ये जो पीट था वो कंप्रेस होने की वजह से, जो सॉइल है उसकी कंप्रेस होने की वजह से, प्रेशर की वजह से वो और नीचे चला गया और किस में चेंज हो गया, लिग्नाइट में। ठीक है, फर्दर कंप्रेशन, फिर और ज़्यादा कंप्रेशन होने की वजह से वो किस में चेंज हो गया, बिटुमिनस कोल में। ठीक है,
फिर क्या हुआ कि जो बिटुमिनस कोल है वो दोबारा से कंप्रेस होता गया और नेचुरल जो फाइनली हमारे पास क्या बना, एंथ्रासाइट। ठीक है, सो इनके बारे में और फर्दर स्टडी करते हैं हम। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉल फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन अ मटेरियल कॉल्ड पिट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। देयरफॉर पिट इज नॉट कोल, पिट कोल नहीं है। इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ partially decayed leaves, twigs and branches. It contains a large quantity of moisture and a very low content of carbon. बहुत कम कार्बन होते हैं इसमें, देखो 50 to 60% कार्बन ओनली। Next one is second stage. The second stage of coal formation is brown coal, that is called lignite. It is composed of compressed woody matter that has lost most of its moisture. मतलब इसके अंदर moisture almost खत्म हो जाता है। Therefore the carbon content, इसीलिए जो carbon content है इसमें increase हो जाता है, कहाँ तक, 70% तक। It is more solid than pit, ठीक है, pit से solid होता है but still soft enough to crumble. नेक्स्ट आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज। द थर्ड स्टेज ऑफ कॉल फॉर्मेशन इज बिटुमिनस कॉल। इट इज डेंस, डार्क, ब्रिटल वेराइटी ऑफ कॉल दैट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स मॉइस्चर एंड इम्प्योरिटीज। मतलब इसमें ऑलमोस्ट सभी जो मॉइस्चर है वो सारा खत्म हो जाता है और इम्प्योरिटीज भी। द कार्बन कंटेंट इन दिस वेराइटी इज 80 to 85% एंड इट इज देयरफॉर एन एफिशिएंट फ्यूल। बट वेन इट बर्न्स, जब ये बर्न करता है, इट प्रोड्यूसेस ऐश एंड सल्फर कंपाउंड्स विच आर पोल्यूटेंट। मतलब अगर हम इसको जलाते हैं तो ऐश प्रोड्यूस करता है और सल्फर के कंपाउंड्स भी निकलते हैं इसमें से, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द फाइनल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। दिस इज फॉर्म्ड, अब देखो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कोल का कंटेंट होता है। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन बिटुमिनस कोल रिमेन्स इन द अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कोल एंड कंटेन्स ओवर 90% ऑफ कार्बन। एंथ्रासाइट बर्न्स विद वेरी लिटल स्मोक, मतलब इससे ऐश या स्मोक बहुत कम प्रोड्यूस होती है, एंड अप टू अ लॉन्गर टाइम देन बिटुमिनस कोल। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब इसमें क्या है, देखो, व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट प्रोड्यूसेस वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो क्या होता है कि अगर कोल को इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब एयर की एब्सेंस में अगर उसको हीट करते हैं तो अलग अलग वेराइटीज निकल के आती हैं कोल की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कोक। दिस द सॉलिड रेजिड्यू left behind after dry distillation of coal is known as coke. It is tough, porous and black. It contains about 98% carbon and is used to manufacture steel and extract many metals from its ore. When steam is passed over red hot coke, जब स्टीम पास करवाया जाता है इस कोक में से तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस वाटर गैस विच इज अ फ्यूल गैस। इट इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखो क्या है, कोक है सी, कोक को अगर हम स्टीम पास करवाएंगे कोक से, H2O मीन्स स्टीम, सो क्या आएगा यहाँ पे, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब एक बार ये डेफिनेशंस देख लेते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? सब्सटेंस ऑफ रिलेटिंग टू और डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर नॉट बीइंग और कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक organisms are inorganic substances. And what is destructive distillation? A process in which substances like coal, wood, etc. are decomposed by heat in the absence of air and distilled to produce useful products such as coke, charcoal, etc. is known as destructive distillation. When air is passed over red hot, अब देखो पहले में हमने क्या किया था, स्टीम पास करवाई थी, अब क्या किया, एयर पास करवाई है। ठीक है, रेड हॉट में कोक में से प्रोड्यूसर गैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज फॉर्म। अब आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो कोक है, कोक में से एयर पास करवाई कोक में से, मतलब कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस N2 दैट इज नाइट्रोजन।
Next one is coal tar. It is a thick black liquid which with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances which are used in the manufacture of dyes, drugs, perfumes, explosives, paints, etc. Pitch derived from coal tar is used to construct roads, but these days bitumen a पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर मेकिंग रोड्स. मतलब पहले कोल tar का यूज़ किया जाता था, आपको पता ही है कि रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए कोल tar का यूज़ होता था. Next is coal gas. The gas produced during processing of coal is a mixture of methane, carbon monoxide, and hydrogen. It is known as coal gas. It is very good fuel and is used in many industrial units situated near the coal processing plants. So this is our part 1 of this chapter. Rest of the chapter will be discussed in next part. Share and subscribe my channel if you like. Thanks for watching.